जय हिंद साथियों। ये हमारी सामान्य ज्ञान की लगातार तीसरी क्लास है और जो भी हमारे साथी नए जुड़े हों तो उनसे कृपया अनुरोध है कि हमारी एक सिलेबस की हमने एक चर्चा की है एक वीडियो में, वो आप लोग सिलेबस अच्छी तरह से सामान्य ज्ञान का समझ लेना है। और साथ ही एक क्लास मैंने साइकोलॉजी की भी की है, उसका यदि आप लोग हो सके तो उसका भी आप लोग सिलेबस समझ सकते हैं, क्योंकि जितना अच्छा हम पाठ्यक्रम को केंद्र में रखकर तैयारी करेंगे हमारे लिए उतना ही लाभदायक होगी। और किस स्तर तक हम लोगों को आरटीजेसीओ में जो जूनियर कमीशन ऑफिसर होते हैं किस स्तर तक प्रश्न पूछे जाते हैं हम लोगों को उस स्तर की तैयारी करनी है। देखो सभी लोगों को, जो लोग सामान्य ज्ञान का तैयारी कर रहे होंगे सभी को पता होगा कि सामान्य ज्ञान का एक जो पाठ्यक्रम है वो बहुत व्यापक है। और यदि हम उसके व्यापक के स्तर पर तैयारी करेंगे कि तो हम लोगों को समय कम है, और दूसरी बात इतनी सारी चीजें हम लोगों से डिमांड ही नहीं की जानी है तो हम लोग इतना अंदर नहीं घुसेंगे। केवल वहीं तक हम लोगों को पढ़ना है जो हमसे पूछी जा सकती है। और हमारे हिसाब से जो मैं क्लास तैयार करता हूँ तो मैं इसी स्तर की क्लास तैयार करता हूँ जो भी हमारे साथी या तो दे चुके होंगे या जो अभी तैयारी कर रहे हैं सामान्य ज्ञान की, तो उनको मेरी क्लास देख के अंदाजा लग गया होगा कि आखिर हम लोगों को किस स्तर की तैयारी करनी है। तो इसी स्तर से आप लोगों को ईमानदारी से तैयारी करते रहना है। ये हमारा अर्थव्यवस्था का तीसरा टॉपिक है और मेरा क्लास कल से तीनों क्लास आने लगेंगी। एक आएगी हमारी सामान्य ज्ञान की, एक आएगी हमारी साइकोलॉजी की और एक आएगी करंट की, क्योंकि हम लोगों के पास जो मेरा अनुमान है वो 25 मई के प्लस में या 25 मई से और 10 जून के बीच में हम लोगों का पेपर हो जाना चाहिए। तो मेरा जो मैं अपने कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे जितने भी साथी हैं तो जेसीओ का फॉर्म डाले हैं 2025 में, तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि सामान्यतः जो प्रथम पेपर है जीएस का उसमें कोई पीछे ना रह जाए। सभी लोगों की जहां तक मैं कोशिश करूंगा कि सब लोग 30+ नंबर लेकर आए। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। थोड़ा अच्छी तरह से समझते चलना है मेरी बातों को और गौर करना है। यदि आप लोग मेरी क्लास लिख रहे हो तो बहुत अच्छा है और उसके बारे में आप थोड़ी एक्सप्लेन नीचे कर लिया करो, यदि चाहे गूगल से हो चाहे आपके पास कोई बुक हो। और यदि कोई मिस्टेक भी होती है एक प्रश्न में तो आप लोग जरूर अवगत करा दिया करें हमें कि इसमें सर थोड़ा मिस्टेक है, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में सुधारने की भरपूर कोशिश की जाएगी उसकी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के पास कोई ऐसी आधी अधूरी जानकारी या कोई ऐसा गलत ज्ञान पहुंचे। ठीक है, शुरू करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, ये आप लोगों को अच्छी तरह ये समझना है। देखो ये सामान्यतः एक प्रश्न है जो इतना लेवल पे पूछते हैं प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व। हमारे भारत की जो सरकार है वो कल्याणकारी राज्य के तौर पर कार्य करती है। कल्याणकारी राज्य में आप जब भी कार्य कर सकते हैं जब वहाँ प्राइवेट और गवर्नमेंट पार्टनरशिप हो। तो यहाँ पर दोनों कहीं कहीं किसी क्षेत्र में हमारी सरकारी कंपनियां सरकारी विभाग कार्य करते हो, किसी किसी क्षेत्र में निजी विभाग। तो ये हम लोगों को इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। एक बोलते हैं पूंजीवादी और एक होती है हमारी समाजवादी। ये अर्थव्यवस्थाएं अलग हैं। एक होती है हमारी बंद अर्थव्यवस्था, ये अलग है। आगे आप लोगों को जैसे प्रश्न मिलते जाएंगे, मैं देखो शुरुआत में इसलिए समझा रहा हूँ कि आप लोग ऐसे प्रश्न ऐसे शब्द यदि आते हैं तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, दूसरा हमारा जो प्रश्न आएगा वो हमारा आएगा आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत का स्थान है। देखो ये सबको जानकारी ये बताने का नहीं है, लेकिन मैं केवल ये आपको समझाने के लिए डाला हूँ ये प्रश्न। देखो हमारा भारत देश विकासशील राष्ट्र के रूप में देखा जाता है। आपको और भी अन्य पता होंगे कि चाइना हमारी दृष्टि से तो वो विकसित हो चुका है, लेकिन कुछ लाभ लेने के जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है जिसको विकासशील राष्ट्र का दर्जा होता है, उनके ऊपर टैरिफ कम लगाया जाता है। उनके आयात में जो भी विकसित देश है वहाँ वो आयात में शुल्क निम्नतम लगाते तो हैं लेकिन निम्नतम शुल्क लगाते हैं, तो इसलिए कुछ फायदा दिए जाते हैं। तो हमारा विकासशील राष्ट्र के रूप में अभी है भारत। आर्थिक विकास का प्रारंभ चरण, ये जो विकसित हो चुके हैं वो अपने तृतीय चरण पर पहुंच चुके हैं आर्थिक विकास के, लेकिन जो विकासशील राष्ट्र माने जाते हैं उनका जो विकास का वो प्रारंभ चरण में चल रहे हैं या दौर में चल रहे हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है। देखो तृतीय क्षेत्र हमारे भारत देश में जो सेवा सर्विस सेक्टर बोलते हैं, यदि किसी की तो नजर में ऐसा होगा कि देखो तृतीय क्षेत्र मतलब होता है
सर्विस सेक्टर। एक प्राथमिक क्षेत्र होता है, वो आप लोगों को पता होता है, वो होगा कृषि का। जो हमारे रिसोर्सेस हैं, संसाधन है, कृषि से जो भी हम लोग चीजें उगाते हैं या हमारे जो भी जमीन से प्राकृतिक संसाधन प्राप्त करते हैं, होता है प्राथमिक। दूसरा होता है जो हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं फैक्ट्रियों के द्वारा, ये होता है हमारा द्वितीयक क्षेत्र। और एक होता है तृतीयक क्षेत्र, जो होता है सर्विस सेक्टर। तो सबसे ज्यादा जो हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान है वो है 55% का सर्व सेवा क्षेत्र का, और सबसे कम जो योगदान है वो है कृषि का, वो है लगभग 16.5%। और मैन्युफैक्चरिंग का हमारा योगदान है वो है 29.5%। मैं थोड़ा इसी के प्रश्न के उत्तर में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यदि मैं समझाऊं और किसी को समझ में कम आए तो थोड़ा इसमें देख लिया करो कि आखिर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं हमारे नंबर 4 पर। इसमें है भारत की किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। देखो, मैंने इसके आप लोग एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में पहले प्रश्न में बता ही चुका हूँ। अब इसमें है खुली। ठीक है, बंद अर्थव्यवस्था को जो मतलब होता है वो ना तो आयात करता है वो किसी देश से, ना ही निर्यात करता है। उसका मतलब होता है कि वो स्वयं अपने आप में आत्मनिर्भर है। अब हम लोग जो आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं, तो हम लोग ऐसा आत्मनिर्भर नहीं बना रहे हैं कि हम लोगों को निर्यात नहीं करना है। जो भी वस्तुएं हमारी यहाँ उत्पादित नहीं हो रही हैं, उनका प्रोडक्शन करना है हमको भारत में, और साथ ही इतनी मात्रा में करना है कि जो हम लोग निर्यात कर सके। तो हमारी अर्थव्यवस्था बंद नहीं है, हमारी खुली है। या अभी खुली का मतलब है कि हम लोग आयात भी करेंगे और निर्यात भी करेंगे। ठीक है, आएंगे सीधा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भारत को किस प्रकार की अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। इसका मतलब होगा कि हमारे यहाँ पर जनसंख्या पर्याप्त रूप में है और हमारे पास ऐसे स्किलफुल युवा हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर उतनी रोजगारों की व्यवस्था नहीं है। इसलिए हम लोगों को एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप, मतलब इसका मतलब सीधा है कि हमारे पास श्रम तो है, लेकिन वो कार्य करने के लिए क्षेत्र नहीं है। यदि हम लोगों के लिए उसमें उपलब्ध हो जाए क्षेत्र, तो हमारी अर्थव्यवस्था जो 5 ट्रिलियन का हमारा टारगेट है वो जल्दी पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 पर आएंगे। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। ये आप लोगों ने पहले 1991 की यदि जो भी जीके पढ़ रहे हो, और जीके में 1991 की घटना आप लोगों को सबको पता होगी। एक हुआ था वहां पर वैश्वीकरण, एक हुआ था निजीकरण। ठीक है, तो इसी में वैश्वीकरण का मतलब है कि घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण, अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, मतलब वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। इसका मतलब होता है वस्तुओं और घटनाओं का विश्व स्तर पर रूपांतरण। हमारी जो भी अर्थव्यवस्था है उस पर हम किसी को व्यापार करने में रोक नहीं लगाएंगे। सब लोगों का स्वागत है, हमारे यहाँ FDI लेके आ रहा है, आए यहाँ पर कंपनियां खोलें और हमारे यहाँ रोजगार सृजित करें, सीधा मतलब होता है। ठीक है, तो वैश्वीकरण का अर्थ है हम लोग कम से कम दूसरे देश के लोगों पर कम से कम टैरिफ लगाएंगे और उनको व्यापार करने में ज़्यादा से ज़्यादा आसानी उपलब्ध कराएंगे, चाहे वो कानून क्षेत्र में हो, चाहे वो सुरक्षा क्षेत्र में हो। ठीक है, भारत की कुल श्रम शक्ति का कितना भाग कृषि में लगा हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो, हमारा कृषि क्षेत्र थोड़ा अभी वर्तमान में ज़्यादा फोकस कर रही है वर्तमान सरकार, तो कृषि क्षेत्र से थोड़ा 1-2 प्रश्न बनने की मुझे लग रहा है कि संभावना ज़्यादा लग रही है। तो कृषि क्षेत्र से हम लोगों को अच्छी तरह से तैयार रहना है। इसका एक 54% भाग, जो हमारे देश की कुल जनसंख्या है उसका 54 से 55% भाग हमारी कृषि क्षेत्र में लगा हुआ है। ठीक है, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। ये संरचनात्मक बेरोजगारी का मतलब है कि अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन होते हैं ना, उसके हिसाब से हमारे जो वर्कर हैं अपने आप को बदल नहीं पाते हैं, और इसलिए बदल नहीं पाते हैं तो ये हमारे बदलाव के कारण संरचनात्मक सबसे ज्यादा बेरोजगारी देखी जाती है। ठीक है, आप लोग इसको साधारण शब्द में स्किलफुल वर्कर बोल सकते हैं। जो कौशल युक्त हैं वो नहीं हो पाते हैं उसकी डिमांड से, कि जो भी अभी बदलाव टेक्नोलॉजी में हो रहे हैं, और हमारे यहाँ पर जो भी वर्कर हैं वो है पारंपरिक, तो इसलिए तो हमारे यहाँ पर जो उत्पादन क्षमता है वो तो घटना ही है, तो इसी वजह से बेरोजगारी देखने को मिलती है। कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी देखी जाती है। ये अधिकतर प्रश्न बहुत एक कॉमन प्रश्न है और ये अधिकतर ज्यादा से ज्यादा पूछ लिया जाता है। तो इसमें अदृश्य मतलब प्रच्छन्न बेरोजगारी, इसका मतलब मैं बता दूं कि अदृश्य प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब है आप जैसे आपके घर में कृषि हो रही है
और कृषि में वहाँ पर 2 लोगों का कार्य है। आपके माता पिता वो एक खेत की फसल उगा सकते हैं, काट सकते हैं और अपने अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। लेकिन जो बेरोजगारी, हमारे यहाँ रोजगार उतनी मात्रा में उपलब्ध है नहीं है हमारे देश में। तो हमारे घर के जो 1-2 लड़के हैं, जैसे आप लोग हैं, तो आप लोग वहाँ सहयोग कर रहे हैं। आपकी मिसेज भी है, तो आप गांव से संबंध यदि रखते हैं तो वो भी सहयोग कर रहे हैं और किसी अन्य क्षेत्र में रोजगार ढूंढने का प्रयत्न नहीं कर रहे। तो इसका मतलब होता है कि आप किसी एक निश्चित संख्या में जो हम लोग काम कर सकते हैं, उसमें उससे ज़्यादा मात्रा में हम लोग स्वयं का उपयोग कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं प्रच्छन्न रोजगारी। और जो मौसमी बेरोजगारी होती है, उसका मतलब होता है कि आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं, जैसे रबी की फसल होती है 5 महीने की, और वैसे हम लोग खरीफ की मान लेते हैं 3 महीने की। ऐसी फसलों में हम लोग जो काम करते हैं, देखो पूरे वर्ष तो 6 महीने या 5 महीने तो कार्य रहता नहीं है कृषि में परमानेंट, वो तो या तो शुरुआत में होता है या लास्ट में होता है। तो इसी फिर बीच में जो हम लोग बीच का समय खाली पड़ा रहता है, इसको बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। ठीक है, समझ में आ गया सभी लोगों को? वर्तमान में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बनी हुई है? ये समस्या काफी हमारे देश में व्यापक स्तर पर, बृहद स्तर पर है। ये शिक्षक बेरोजगारी, ये थोड़ा गलत है, ये शिक्षित बेरोजगारी होना चाहिए सब। तो इसको सुधार लेना है यदि लिख रहे हैं जो भी हमारे साथ। शिक्षित बेरोजगारी की मुझे लगता है कि ये आप लोग जो प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं कि शिक्षित बेरोजगारी की ऐसी नहीं है। जो हमारे यहाँ पर शिक्षा है वो आप लोगों को सबको पता है कि क्या कैसी शिक्षा होती है। पता चला हमारे यहाँ के छात्र घर पर पढ़े पढ़े वो अच्छी बड़ी बड़ी डिग्री हासिल कर लेते हैं। तो इसमें स्किल की कमी है। यदि कौशल है तो कौशल युक्त तो जो भी चाहे कोई भी हमारे यहाँ का व्यक्ति हो, वो खाली नहीं बैठा रहता, बेरोजगार नहीं बैठा रहता। तो इसमें हालांकि बनी तो हुई है समस्या, लेकिन इतने व्यापक स्तर पर नहीं है जो अभी हम लोगों के सामने ज़्यादा चर्चाएं होती हैं। तो एक राजनीतिक विषय अलग होता है इन चीज़ों पर चर्चा, और एक होता है असलियत। तो असलियत जो अर्थव्यवस्था में आप लोग थोड़ी जानकारी समझने लगेंगे तो फिर समझते जाएंगे कि आखिर क्या होती है अर्थव्यवस्था। विकासशील देशों में गरीबी का मुख्य कारण है आय में असमानता। देखो पहले तो आप लोग गरीबी कैसे मापते हैं ये आपको पता होना चाहिए कि गरीबी क्या मापक क्या होते हैं मानक। पहली बात तो आप लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा और आपका जीवन स्तर क्या है, इससे गरीबी का मापन किया जाता है। आप क्या खरीदते हैं, कितनी खपत करते हैं अपनी कमाई की, ये आपका जीवन स्तर हो गया। जैसे जो विकसित हो गए हैं, अमेरिका ही को ले लें तो उनका बहुत ऊंचा है जीवन स्तर। उनकी जो जीवन प्रत्याशा है मुझे लगता है लगभग 70 प्लस पहुंची है। जापान की वर्तमान में संभवतः जो मुझे याद कर पा रहा हूँ तो जापान की सबसे ज्यादा है, वो हमारे यहाँ भी 60-62 पहुंच गई है। पहले तो हमारे यहाँ पर 30-32 हुआ करती थी। और हमारे यहाँ जो सकल घरेलू जो प्रति व्यक्ति आय थी 1866 में, प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए थी। अब वहां से आके हम लोग कहाँ तक आ गए हैं हम लोग आगे समझेंगे। भारतीय आय में सर्वाधिक योगदान है सर्विस सेक्टर का। ये प्रश्न आप लोग बिल्कुल रख लेना है, ठीक है। ये जरूर बात इससे सेवा क्षेत्र से हो सकती है, क्योंकि हमारा भारत अधिकतर जो युवा है वो प्रोडक्शन में और इसमें एग्रीकल्चर में कम ध्यान देगा, क्योंकि उसमें आमदनी कम है। और सर्विस सेक्टर में थोड़ा बिना किसी वो उच्च जोखिम के, और इसमें थोड़ा हमारा परिवार या रोजगार संबंधी ज्यादा सुविधा है, तो इसमें ज्यादा ध्यान दे रहा है, इसलिए ज्यादा चर्चाओं में सर्विस सेक्टर रहता है। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है, एक केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा ये अनुमानित करते हैं हमारी राष्ट्रीय आय को। अब एक आपको समझ लेना है, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। ये इकोनॉमी का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसमें सिक्किम में पहले गोवा था, ठीक है। और सबसे कम बिहार है, ये 60,000 है प्रति व्यक्ति आय। और सिक्किम की, अब ये नहीं कहना कि अब कोई आम व्यक्ति यदि हमारी क्लास देखता हो और वो कहेगा मैं तो 30,000 भी नहीं कमाता हूँ वर्ष में। तो देखो एक होता है काम ना करना, ठीक है। एक तो हमारे यहाँ सर्वे किया गया था भारत में, तो उसमें सबसे ज्यादा युवाओं की संख्या जो आई थी वो काम करने के इच्छुक ही नहीं मिल रहे थे। उनका मतलब ये था कि अब उनका जो मान लेते हैं विश्वास टूट चुका है कि अब हमको रोजगार हमारी शिक्षा के अनुरूप मिलेगा, तो वो अब काम करने से भी मना कर रहे थे। मतलब उनकी इच्छा नहीं थी काम करने की, तो इसलिए और बेरोजगारी की थोड़ी दर बढ़ रही थी। तो हमारे यहाँ अब गोवा पीछे हो गया, इसमें बदलाव हुआ है।
इसमें थोड़ा प्रति व्यक्ति आय में किस राज्य की ज़्यादा है और किसकी कम है, तो सिक्किम बिल्कुल 5,88,000। मुझे खुद नहीं विश्वास हुआ इस पर कि सिक्किम इतना विकसित राज्य हो गया है कि 5,88,000 प्रति व्यक्ति आय वहाँ की। ये प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है एक एवरेज। आप कोई कमा सकता है इसमें 2 लाख, तो वो नहीं है। आप लोग ये नहीं कहते कि सारे व्यक्ति 5,88,000 कमाते हैं। इसका मतलब होता है औसत के कोई कमाता होगा 10 लाख तो कोई 2 लाख भी कमाता होगा। जब हम लोग सारा कुछ निकालते हैं तो जब हम इसको औसत आय बोलते हैं। धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? देखो, अर्थव्यवस्था में कोई भी इतिहासकार का यदि नाम आपसे पूछा जाए तो आप आंख बंद करके दादा भाई नौरोजी को लगा के आएंगे, ठीक है। क्योंकि जो भी अर्थव्यवस्था में हमारे यहाँ पर जब भी ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन था तो इनका एक जो मनी ड्रेन बोलते हैं कि इनके द्वारा एक पुस्तक 1901 में छापी गई थी, उसका मैं यदि याद कर पा रहा हूँ, इसका नाम था द ब्रिटिश नहीं, हाँ, द एमपी नहीं, ऐसा नहीं है, उसका थोड़ा मैं भूल रहा हूँ, सर्च कर लेना। 1901 में दादा नौरोजी जी ने कौन सी पुस्तक की थी, तो उसी में इसका धन निष्कासन का मतलब यहाँ से धन, उनका कहना था कि जो भारत का धन भारत में उपयोग किया जाना चाहिए, और यहाँ का धन सबसे ज्यादा इंग्लैंड लेके जा रहे हैं, ब्रिटेन में लेके जा रहे हैं, और हमारे यहाँ विकास में कोई धन खर्च किया नहीं जा रहा है। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? ये राष्ट्रीय आय से। मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गया। ये जो भी हमारे हिंदू धर्म से संबंधित है तो इसको थोड़ा दिल पर नहीं लेना, इसकी बात समझना कि हिंदू वृद्धि दर है क्या। ये शब्द आपने पहली बार है, जब मैं उसका अध्ययन कर रहा है तो वहां इसमें बहुत रोचक बात आई मेरे सामने। इसका क्या मतलब था कि इतिहासकारों का या अर्थशास्त्रियों का मानना था कि भारत में जो हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं वो अधिकतर या तो भाग्य पर विश्वास करते हैं या सबसे ज्यादा संतुष्ट होते हैं। अब संतुष्ट का मतलब ये नहीं समझ लेना कि आध्यात्मिक तौर पर संतुष्टि है, मतलब उनके पास यदि 1 एकड़ या 1 बीघा जमीन है, उनके यहाँ पर यदि 2 क्विंटल गेहूं उगाता है तो वो संतोष कर लेंगे कि भगवान की इच्छा थी और उनको इतना ही देना था, ठीक है। लेकिन जो अन्य देश हमारे यहाँ पर कम विकास, मतलब विकास की गति कम होने के कारण उनका अनुमान यही था कि जो हम लोग संतुष्टि का ज्यादा नजरिया दिखाते हैं और भाग्य पर ज्यादा निर्भर करते हैं, वो अन्य देशों में उन लोगों ने ऐसा, चाइना को 1978 में, देखो केवल हमारे उसमें हमारा देश 1947 को, चाइना जो आजाद हुआ 1949, हमसे 200 मतलब हमसे 2 वर्ष छोटा है। 2 वर्ष बाद लेकिन जब उनका प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हुआ वो 1978 में किया। उनका मानना था कि जो हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होता है वो तो हम लोग आयात करेंगे, वो कंपनियों को इनवाइट करेंगे कि हमारे यहाँ पर धंधे या उद्योग लगाए, लेकिन जो हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन होता है उनको हम लोग परमिशन बिल्कुल नहीं देंगे। ये चाइना की पॉलिसी थी, इसलिए वो 1978 में ये सारे काम जो 1991 में भारत ने मनमोहन सिंह जी के दौर में किए, और उनकी इस बार मृत्यु भी हुई है, तो आप लोग इस पर जरूर गौर कर लेना है कि कब किया गया था और किसके समय किया गया था। तो उस समय हमारे मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको राष्ट्रीय आय से संबंधित अब हिंदू वृद्धि दर का आप समझ गए होंगे कि किस आधार पर, फिर बाद में ऐसी विचारधारा को नकारा गया कई अर्थशास्त्रियों द्वारा, वो अपना अपना मत होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है। जब भी कोई देश आर्थिक वृद्धि करता है तो उसका जीडीपी एक विशिष्ट सीमा के भीतर उत्पादित और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, तो जो भी आपके यहाँ प्रोडक्शन हुआ है वो या सेवा किस अंतिम व्यक्ति तक पहुंची है उसका आपका मौद्रिक मूल्य का आकलन किया जाएगा, वही आपकी आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप होती है। तो आप जीडीपी का फुल फॉर्म हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे 2-3 शब्द वाले फुल फॉर्म पूछ लिए, वीडियो का पिछली बार पूछा था, तो ऐसे शब्द शायद अर्थव्यवस्था से एक आपसे चर्चा हो जाए तो बनना चाहिए मेरे हिसाब से। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है ये विमुद्रीकरण। 1978 में इंदिरा गांधी जी के समय पे शुरुआत हुई थी इसकी, और इसलिए आप लोगों, क्योंकि इस बार सरकार ने 2000 के नोट भी वापस ले लिए हैं। पहले तो सारे नोटों का लगभग मेरे हिसाब से 8 जो नवंबर था
उसमें 8 नवंबर वो 2016 को विमुद्रीकरण हुआ, और अभी वर्तमान 2024 में 2000 के नोटों का भी हो गया। तो ये आप लोगों को विमुद्रीकरण को पता होना चाहिए कि सरकार ने कब किया। मुद्रा का मूल्य गिर जाए और कीमत बढ़ जाती है, कहलाती है मुद्रास्फीति। देखो, मुद्रा का मूल्य यदि गिरता है, ठीक है, तो आपके मार्केट में महंगाई आ जाएगी। अब आप लोग इससे समझना मुद्रास्फीति का क्यों चर्चाएं रहती हैं विपक्षी दल आप लोगों को उसके सामने ये मुद्रास्फीति का मुद्दा जो उठाते रहते हैं। इसका मतलब है कि यदि हमारी जो रुपया है उसकी वैल्यू अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिर जाएगी, तो हम लोगों को किसी भी चीज को खरीदने के लिए ज्यादा रुपए पेमेंट करना पड़ेंगे। और बाजार में कोई हम लोग कीमत, एक पेन यदि 5 रुपए का मिल रहा है और उसकी हमारी कीमत तो गिर रही है, यदि मुद्रास्फीति हो रही है पैसे की, तो वो हम लोगों को 15 रुपए में मिलेगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग मुद्रास्फीति। ये शब्द थोड़ा समझ लेना है, ये यही है जो मौलिक शब्द है जो हम लोगों से चर्चा होगी, यदि होगी तो इसी प्रश्नों में से होगी, बाकी अन्यथा कहीं और नहीं होगी। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्राओं का चलन कब से प्रारंभ? पत्र मुद्राओं का मतलब होता है नोटों का चलन, ठीक है। जैसे कागज के नोट जैसे ही शुरुआत होते हैं तो वो हमारे यहाँ पर 1806 में जैसे ही ब्रिटिश शासन शुरू हुआ है उस समय हुआ है। बाकी उसके पहले हमारे यहाँ पे सिक्के, सोने, चांदी ये वाले और अन्य धातुओं के भी चलते थे। भारत सबसे ज्यादा आयात करता है, ये सबको पता होगा। पेट्रोलियम पदार्थ आयात करता है, और विशेष तौर पर अभी रूस यूक्रेन युद्ध में रूस से किया गया है। और जबकि भारत में हमारे यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में फायदा हुआ है पेट्रोलियम पदार्थों में। लेकिन आप ये नहीं कहना कि फायदा हुआ है तो पेट्रोल के दाम क्यों नहीं कम हो रहे हैं। तो पेट्रोल के दाम कम होना एक अलग बात है, और पेट्रोलियम पदार्थों से फायदा होना सरकार को वो एक अलग बात है, ठीक है। अब आएंगे हम लोग, बैंकों का बैंक कहा जाता है आरबीआई। इसकी स्थापना 1935। ये देखो, तीनों प्रश्न कोई भी पूछा जा सकता है, ठीक है। स्थापना 1935 को होती है। हेडक्वार्टर मुंबई में। वैसे तो लगभग 21 हेडक्वार्टर हैं हर राज्य की राजधानियों में, लेकिन आप लोगों को पता ही रखना है कि हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा सकता है तो वो मुंबई है। तो स्थापना वो 1934 के एक्ट के द्वारा 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई, और 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, ठीक है। अब भारतीय नोटों पर कितनी भाषाएं अंकित हैं? एक 2000 का नोट बंद हुआ है, तो इससे शायद चर्चा हो जाए कि कितनी भाषाएं अंकित है। तो आपको 17 भाषाएं हैं, और 15 भारतीय भाषाएं प्लस हिंदी इंग्लिश है, तो कुल टोटल 17 है। सॉरी। अब 10, 20, 50, 100, 200, 500 के नोटों में आकृति होती है। ये आप लोगों को यदि समझना है तो देख लेना, जिसके पास नोट हो सब प्रकार के, तो पीछे अच्छी तरह देख लेना सबके, और जिसमें जैसे ही आप रियलिटी में फिजिकली आप देखेंगे तो आपको याद रहेगा। देखो, 10 के नोट में कोणार्क का सूर्य मंदिर बना रहता है, ठीक है। जो 20 का नोट है उसमें एलोरा की गुफाएं हैं। जो 50 का नोट है उसमें हम्पी के रथ हैं। जो 100 का नोट है उसमें रानी की बाव है। ये अभी 2018 में छापी गई है 100 के नोट में। तो ये रानी की बाव गुजरात में है, ये आपके से चर्चा हो सकती है, तो इसको विशेष तौर पर याद रखेंगे। 200 के नोट में पीछे सांची की स्तूप है, और 500 के में लाल किला है। तो ये आपको पूरी चीजें याद रखनी है। 6 चीजें हैं 6 नोटों पर। और शायद धोखे से 1 रुपए का नोट है, 1 रुपए के सिक्के कौन जारी करता है? तो ये वित्त मंत्रालय करता है। और बाकी सारे नोटों पर तो हमारे आरबीआई के गवर्नर के साइन रहते हैं, लेकिन 1 रुपए का जो नोट होता है उसमें वित्त मंत्रालय के सेक्रेटरी, सचिव का, ना कि उसमें मंत्री के साइन होते हैं, सचिव के साइन होते हैं 1 के नोट पे। हालांकि अब तो आप लोग कहेंगे कि हमारे यहाँ तो चलना ही बंद हुआ है, तो वो एक अलग समस्या है। वो हमारी सरकार की या हमारे वहाँ लोकल प्रशासन की समस्या है, जिसके यहाँ भी 1 और 2 रुपए के सिक्के बंद हो गए, ठीक है। ये पूरा हमारा वित्त मंत्रालय देखता है सिक्कों का आदान प्रदान, तो उसकी गारंटी है, ना कि आरबीआई की। आरबीआई केवल नोटों की गारंटी देता है कि आपको इतने रुपए अदा करने का वचन देता है। तो ये हमारे 25 प्रश्न हो गए हैं सुपर 25,
और इसके अलावा मुझे लगता है कि 25 या इससे ज़्यादा 50 प्रश्नों में हमारी पूरी इकोनॉमी की हो जाएगी। जितने भी हमारे सिलेबस में टॉपिक हैं मैं उसी के आधार पर लगभग 50-50 प्रश्न लेके आ रहा हूँ और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो उन्हीं को लेके आ रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को पढ़ना ईमानदारी से है मेरे साथ। ठीक, धन्यवाद।